क्या आपने कभी अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना देखा है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें? तो ऐसे आप अकेले नहीं हैं। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए और आपके गाइडेंस के लिए 30 डेज स्टार्टअप चैलेंज ई बुक बनाइए, जिसमें आपको एक पूरा रोड मैप मिलेगा कि कैसे बिजनेस शुरू किया जाए। आप ये बुक कैसे ले सकते हैं आपको वीडियो के एंड में बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। एक बिजनेस को शुरू करना एक टफ टास्क होता है, लेकिन अगर इसे कुछ छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दिया जाए तो ये आपके लिए एक प्रोसेस आसान हो जाता है और आप इसकी अच्छे से प्लानिंग भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको ये बताएंगे इस 30 डेज ई बुक के जरिए कैसे आप अपना बिजनेस प्लान करेंगे। इसके बाद आपके लिए ये ई बुक और आसान हो जाएगी। इस पूरी ई बुक के 3 एम है। फर्स्ट, द गोल ऑफ द चैलेंज, टर्न एन आइडिया इनटू ए वायबल बिजनेस। सेकंड, हु इट्स फॉर, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर, साइड हस्लर or anyone curious about starting something new. Third, overview of the challenge. Each day focus on a key aspect of building a startup. इस वीडियो में पूरी बुक को वीक के अकॉर्डिंग डिवाइड करा है। तो सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट वीक के बारे में, जिसका नाम है द फाउंडेशन, जिसमें डे 1 में आपको डिफरेंट आइडियाज की चेकलिस्ट पिक करनी है, क्योंकि किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने में सबसे अहम होता है आइडिया। आसान शब्दों में समझे तो ये वो स्टेज है जिसमें स्टार्टअप का बेस छुपा होता है। ये वो स्टेज है जहाँ मोस्टली स्टार्टअप फाउंडर्स एफर्ट करते हैं एक ऐसे आइडिया को आइडेंटिफाई करने को जिसे वो रियलिटी में अप्लाई करेंगे। कोई भी स्टार्टअप बिना विजन और आइडिया के नहीं शुरू हो सकता है। आप जो भी आइडिया ढूंढे वो ऐसा हो जो देश दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करे। जैसे कैब्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आई ओला, होटल्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया ओयो, भारत के अंदर पेमेंट डिजिटलाइजेशन की शुरुआत पेटीएम ने करवाई। तो ऐसे ही आपको भी करना है। ऐसा आइडिया ढूंढना जो पोटेंशियल लगता हो, टारगेट मार्केट को ग्रैब करने का। ये एक ऐसे ट्रिकी स्पॉट होता है आइडिया का स्ट्रक्चर डेवलप करने का फाउंडर्स के लिए, जो बिजनेस का स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं, फ्यूचर डिसाइड करते हैं। तो फाउंडेशन वीक के डे 2 में अब एंटर करते हैं, जिसमें हम लोग अपने आइडियाज की रिसर्च करेंगे जो डे 1 में डिसाइड किए थे। तो अपने आइडिया पर रिसर्च करते समय एक सीक्रेट फॉर्मूला का यूज करें। वो फॉर्मूला है कि आप उस आइडिया में कितना इंटरेस्ट है, आप उस पर सीरियसली काम करना चाहते हैं, आपके आइडिया में कितनी एक्सपेक्टेशंस है। ये ऐसा फॉर्मूला जो आपके स्टार्टअप को मजबूती से शुरू करने में हेल्प करेगा। रिसर्च सिर्फ अपने दोस्तों और परिवार से पूछने से कहीं ज्यादा है कि क्या वो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी है, आपकी रिसर्च आपके एक्सपेक्टेड मार्केट की डीप एनालिसिस में होनी चाहिए। एक आइडिया पिक करना काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि स्टार्टअप के आइडिया काफी स्ट्रेटेजी से डेवलप किए जाते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कौन सा आइडिया सक्सेस होगा। कुछ स्पेशल आइडिया के सक्सेस रेट हाई होते हैं, लेकिन सबसे नॉर्मल मिस्टेक फाउंडर से ये होती है कि वो स्टार्टअप करने के लिए एक अमेजिंग आइडिया ढूंढ रहे होते हैं। आमतौर पर उनको ऐसा लगता है कि सक्सेसफुल स्टार्टअप बनाने के लिए एकदम यूनिक बिजनेस आइडिया के साथ शुरू करना जरूरी है, इसलिए वो कुछ भी शुरू करने से पहले एक यूनिक बिजनेस आइडिया का वेट करते हैं। आज जब आप गूगल या फेसबुक जैसे सफल कंपनियों को देखते हैं तो ये सोचना आसान है कि वो एक परफेक्ट आइडिया था, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वो सिर्फ आपकी थिंकिंग है। क्योंकि जब गूगल की शुरुआत हुई तो वो 20th सर्च इंजन था, और जब फेसबुक की शुरुआत हुई तो वो 20th सोशल नेटवर्क था। जिस चीज ने उसे सफल बनाया वो कोई यूनिक बिजनेस आइडिया नहीं था। मार्क जुकरबर्ग ने सिर्फ मार्केट रिसर्च और राइट टाइम एग्जीक्यूशन के थ्रू इसको सक्सेसफुल बनाया। स्टार्टअप के आइडिया वक्त के साथ बदलते रहते। एग्जाम्पल के लिए एयरबीएनबी को ही ले लें। एयरबीएनबी की शुरुआत दूसरे लोगों को घरों पर एयरबेड किराए पर देने से हुई थी, बट अब एयरबीएनबी वेकेशन रेंटल कंपनी बन गई। इसलिए आपको जो भी करना है वो एक बेसिक आइडिया पिक करके बस शुरुआत करनी है। अगर आपके पास एक अच्छी स्टार्टिंग पॉइंट स्ट्रेटेजी, भले ही आपका स्टार्टिंग आइडिया बहुत अच्छा ना हो, तब भी आप धीरे धीरे मार्केट कंडीशंस और कस्टमर फीडबैक के साथ आप उसको परफेक्ट बना सकते हैं। लेकिन आपकी स्टार्टिंग पॉइंट पर ही स्ट्रेटेजी यूजलेस हुई तो उसे आप इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। आपको सब कुछ फिर से शुरू करना होगा। डे 1 और डे 2 में आपने कई स्टार्टअप आइडिया पर रिसर्च की, अब समय है आइडिया फाइनल करने का, जिससे आपका स्टार्टअप शुरू हो सके। ऐसा स्टार्टअप आइडिया चुने जिसमें आपको ज्यादा रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी हो। द फाउंडेशन वीक के डे 4 में बात करें कि बिजनेस की ओनरशिप कैसे डिसाइड करें। तो सबसे पहले जब हम स्टार्टअप में ओनरशिप के बारे में बात करते हैं तो केवल शेयर होल्डर्स के बीच डिविडेंड इक्विटी को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि आमतौर पर आप पब्लिक शेयर मार्केट की तरह शेयर नहीं खरीद सकते हैं। प्राइवेट ओनरशिप वाले स्टार्टअप्स को उन्हें आपके लिए लिस्ट करना होगा, और ये तब बदल जाता है जब स्टार्टअप पब्लिक हो जाते हैं
और आप अपना आईपीओ बनाते हैं। हम लोग इश्यू शब्द का यूज करते हैं क्योंकि आमतौर पर स्टॉक के इनिशियल ओनर जैसे फाउंडर को फ्यूचर के शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर नहीं किया जाता है, बल्कि नए शेयर जरूरत के हिसाब से जारी किए जाते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है, जो बोर्ड मीटिंग के वक्त डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट या वोटिंग पावर को डिविडेंड अमाउंट का डिफाइन करता है। द वीक फाउंडेशन के डे 5 में बात करेंगे कि अपने बिजनेस का नाम कैसे डिसाइड करें। तो अपने स्टार्टअप का नाम डिसाइड करना एक्साइटिंग भी होता है, लेकिन कभी कभी फाउंडर्स के लिए हेडेक भी हो सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने जो नाम डिसाइड किया उसकी डोमेन पहले से ली जा चुकी हो, तो नाम डिसाइड करने का प्रोसेस फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, लेकिन चिंता ना करें, ये 2 स्टेप प्रोसेस फॉलो करें। जब भी अपना बिजनेस का नाम डिसाइड करें तो फर्स्ट डोमेन नेम का ऑब्जर्वेशन करें, सेकंड ऐसा नेम डिसाइड करें जिसको आप किसी तरह से रियल लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेट करवा पाए। जो भी अपने स्टार्टअप का नाम डिसाइड करे वो सिंपल हो और नाम से ही समझ में आ जाए कि आप क्या करते हैं। नाउ अब द फाउंडेशन वीक के डे 6 में मूव करेंगे और जब अपने स्टार्टअप के लिए लोगो डिजाइन करेंगे, तो ब्रांडिंग सिर्फ आपके ब्रांड के ओनरशिप को बताने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, साथ ही एक्सपेक्टेड कस्टमर्स को उनकी फर्स्ट परचेजिंग के डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है। लोगो एक बिजनेस की आइडेंटिफाई और ब्रांड का फाउंडेशन होता है। एक कस्टमर्स के मन में आपके बिजनेस की इमेज बनाता है। लोगो का यूज आपकी वेबसाइट, सोशल मीडिया, पैकेजिंग और एडवर्टाइजमेंट में होता है। ये सभी जगह ब्रांड की पॉपुलैरिटी बनाए रहता है। सोचिए कि नाइक का लोगो स्माइल स्टिक मार्क ना होता तो क्या ब्रांड इतना पॉपुलर होता। लोगो ही उनकी पहचान है, इसलिए बिजनेस शुरू करते समय एक पावरफुल और मेमोरेबल लोगो डिजाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द फाउंडेशन वीक के लास्ट डे 7 में बात करें कि अपने बिजनेस के लिए कैची स्लोगन कैसे चूज करें। हम लोग अपनी डेली लाइफ में कन्वर्सेशन को सही साबित करने के लिए कई बातें सुनते हैं और कई बातें निकाल देते हैं, कुछ समय के साथ फीके पड़ जाती है। ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति सब कुछ याद नहीं रख सकता। हालांकि स्लोगन धीरे धीरे काम करते हैं, लेकिन वो इफेक्टिव होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। चाहे हम बैनर एडवर्टाइजमेंट या टीवी एडवर्टाइजमेंट या किसी अदर डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करें, तो बढ़िया एडवर्टाइजमेंट हमेशा एक्स्ट्रा क्रेडिट डिजर्व करते हैं। हालांकि जब हम लोग स्लोगन के बारे में बात करते हैं तो हमें कई बातों पर फोकस करना चाहिए, जैसे कि ये मेमोरेबल, पर्सपेक्टिव, मिशन वाइड कंपनी गोल को प्रेजेंट करने वाला होना चाहिए। मैकडॉनल्ड्स इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। 2003 तक मैकडॉनल्ड्स अपने स्लोगन बदलते रहा। जब उन्हें सही टैगलाइन आई एम लविंग इट मिली, तब उन्हें लगा कि कंपनी के अकॉर्डिंग उनके ब्रांड को सही प्रेजेंट करेगा, क्योंकि वो चाहते थे कि हर कोई कस्टमर सर्विस का यूज करने के बाद ऐसे ही फील करे। स्टार्टअप का स्लोगन, स्टार्टअप नेम और ब्रांडिंग लोगों के बाद तीसरी सबसे बड़ी पहचान है। इसलिए जब आपको 30 डेज चैलेंज के 7वें दिन स्टार्टअप के लिए अलग अलग अट्रैक्टिव स्लोगन्स बनाने होंगे। अब हम लोग मूव करेंगे 30 डेज चैलेंज के वीक 2 में, जिसका नाम है बिल्डिंग द ब्लूप्रिंट। इसमें डे 8 से लेकर डे 14 के प्रोसेस पे बताएं कि इसमें आपको स्टार्टअप प्लानिंग के लिए क्या क्या करना है। अब डे 8 के अंदर आपको पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट बनाना है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताएं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है जो किसी कंपनी के शेयर होल्डर या पार्टनर्स के बीच साइन किया जाता है। साथ ही ये उनके बीच बिजनेस रिलेशन को रेगुलेट करने का काम करता है। कि स्टार्टअप के फाउंडर द्वारा शुरू में साइन शेयर होल्डर्स के कॉन्ट्रैक्ट और फंडिंग रेज करने में एक प्राइवेट इन्वेस्टर के साथ साइन कॉन्ट्रैक्ट के बीच एक ह्यूज डिफरेंस होता है। नाउ अब आपको डे 9 में अपने स्टार्टअप को पेटेंट कराने की नीड होती है। आइए जानते हैं स्टार्टअप के पेटेंट के बारे में। तो एंटरप्रेन्योर्स और सभी साइज के स्मॉल बिजनेसेस इस बात से डरते हैं कि उनका आइडियाज को कोई कॉपी ना कर ले। कॉम्पिटिटर्स कर भी सकते हैं। अक्सर जब कोई फाउंडर किसी आइडियाज की मार्केटिंग करता है तो और लोग उस प्रोडक्ट का अपने एडिशन लेकर आते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो किसी प्रोडक्ट की इन्वेंशन कर रहा है, चाहे वो कोई इंस्ट्रूमेंट हो या कोई यूनिक इनोवेशन हो, उसे ट्रेडमार्क और पेटेंट ऑफिस में पेटेंट के लिए अप्लाई जरूर करना चाहिए। नाउ डे 10 में आपको स्टार्टअप कॉस्ट कैलकुलेट करना है। जब आप अपना बिजनेस प्लान लिख रहे हो तो आपको इस बात को एक्यूरेट एस्टिमेट कैलकुलेट करने की नीड होगी कि आपके स्टार्टअप को लॉन्च करने में आपको कितना खर्च आएगा, ताकि आप ये तय कर सके कि अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कैसे करेंगे। नाउ डे 11 में आपको इनिशियल एक्सपेंडिचर बजट पे फोकस करना है, क्योंकि बजट स्ट्रेटेजिक वर्क को इजीली रन करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। वो चाहे छोटा स्टार्टअप भी क्यों ना हो, क्योंकि हर एक रुपए की जरूरत होती है। स्टार्टअप एग्रेसिव ग्रोथ स्ट्रेटेजीज को अडेप्ट करके लो बजट के साथ हाईली इफेक्टिव बनाने का गोल रखते हैं, जो जनरली अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए कॉस्ट कम करते हैं और कैश फ्लो को कमी का कारण बनाते हैं। डे 12 में बात करें कि सेल्स फोरकास्ट कैसे डेवलप करें। यहाँ पर नए एंटरप्रेन्योर्स अपनी सेल्स को फोरकास्ट करने में ज्यादातर उलझन में रहते हैं।
ये नए एंटरप्रेन्योर्स हमेशा नई कंपनी के फ्यूचर को लेकर सेटिस्फाई रहते हैं। हालांकि जब बात ग्रोथ की जाती है तो ज्यादातर फाउंडर्स को ये नहीं पता होता है कि फ्यूचर सेल्स की फोरकास्टिंग कैसे करें और वो कितना अर्न करेंगे। इस डेट ऑयल में आपको मेरी बुक के अंदर बहुत सी स्टडीज मिलेंगी जो आपको सेल्स फोरकास्ट में हेल्प करेंगी। नाउ अब डे 13 में बढ़ते हैं, जिसमें आपको मार्केट रिसर्च प्लान बनाना है। जो मार्केटिंग और स्टार्टअप के लगातार बदलते नेचर के साथ एक चीज हमेशा एक जैसी रहती है, वो है मार्केटिंग रिसर्च की नीड। मार्केटिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को बेहतर बनाने और डेटा का यूज करके स्टार्टअप डिसीजन का वैल्यूएशन करने के लिए एक यूजफुल स्ट्रेटेजी है। जिस तरह आप बिना किसी प्लानिंग के वैकेशन पर नहीं जा सकते, उसी तरह आपको रिसर्च और डेटा के हेल्प के बिना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं बनानी चाहिए। तो अब चलते हैं डे 14 की ओर, जिसमें बात करेंगे मार्केट प्लान कैसे डेवलप करें। तो मार्केट प्लान बनाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इससे आपको ये समझने में हेल्प मिलेगी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या जरूरी कदम उठाने होंगे। अगर आप अपने स्टार्टअप में ज्यादा सेल्स, ज्यादा इनकम और ज्यादा प्रॉफिट चाहते हैं तो आपको एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने की नीड है। लेकिन बिना किसी प्लानिंग की स्ट्रेटेजी नमक के बिना खाने के समान है। कई एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं जो मार्केटिंग प्लान लिखने के बजाय उसे दिमाग में रखते हैं। तो समझिए कि सही प्लानिंग तभी होती है जब आप उस पर अमल करते हैं। एक्शन लेने से पता चलता है कि आपके मार्केटिंग प्लान में क्या कमी है और आप उसके हिसाब से अपने इनसाइट्स में चेंजमेंट पर कर सकते हैं। मार्केटिंग प्लानिंग किसी भी स्टार्टअप का एक सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। बिना मार्केटिंग के आप कस्टमर से कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप करते भी हैं तो उनकी काउंटिंग बहुत कम होगी, फिर आप कम कस्टमर्स में सफिशिएंट सेल्स नहीं कर पाएंगे। सब यहाँ से बिल्डिंग द ब्लूप्रिंट वीक एंड होता है। सब हम मूव करेंगे वीक 3 में, जिसका नाम है टेक एक्शन। नाउ डे 15 में बात करेंगे स्टार्टअप प्लान कैसे डेवलप करें। तो आपने स्टार्टअप प्लान के सभी इंपॉर्टेंट पार्ट्स को कवर कर लिया है, जैसे ओनर डिसाइड करना, स्टार्टअप पार्टनर्स के लिए पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट तैयार करना, स्टार्टअप आइडिया को पेटेंट कराना, स्टार्टअप कॉस्ट को कैलकुलेट करना। अब इन चीजों को आप एक स्टार्टअप प्लान में जोड़ सकते हैं। जब आप स्टार्टअप प्लान के अंदर कुछ ऐसे काम जोड़े जो भविष्य में आपके स्टार्टअप में काम होंगे, जैसे आपके स्टार्टअप का कैश फ्लो मैनेजमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट तैयार करें, क्योंकि आप स्टार्टअप कंपनी के सभी एम्प्लॉयज के डेटा उनके सिचुएशन के अकॉर्डिंग जोड़ेंगे। आप ये अनुमान नहीं लगा सकते कि आपका स्टार्टअप 100% सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, तो ये कलेक्टिव डेटा एनालिसिस फ्यूचर प्लानिंग पर बेस्ड होता है। डे 16 और डे 17 दोनों दिनों में आपको अपने स्टार्टअप को रजिस्टर्ड करने के लिए टाइम देना है। आपको अपने बिजनेस को लीगल एंटिटी बनाने के लिए उसे रजिस्टर्ड करें। आपको कैसे और कहाँ रजिस्टर्ड करना है ये आपके स्टार्टअप स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। कुछ केसेस में अगर आप लीगल नाम से स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो आपको अपने स्टार्टअप को रजिस्टर्ड करने की नीड नहीं होती, लेकिन ध्यान रखें कि अगर आप स्टार्टअप को रजिस्टर्ड नहीं करते हैं तो आप पर्सनल लायबिलिटी प्रोटेक्शन, लीगल बेनिफिट्स और टैक्स बेनिफिट्स के लिए एंटाइटल्ड होंगे। अब चलते हैं डे 18 में, जहां आपको बिजनेस के लिए वेबसाइट क्यों बिल्ड करना जरूरी ये बताएंगे। आज के टाइम में ऑनलाइन प्रेजेंस के बिना स्टार्टअप के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। आज के समय में स्टार्टअप के लिए वेबसाइट होना जरूरी है। इससे आपके कस्टमर्स को न सिर्फ कंपनी के बारे में पता चलता है, बल्कि आपके जो प्रोडक्ट और सर्विसेज को ग्रो करने में भी हेल्प मिलती है, लीड जनरेट करने में, रेवेन्यू बढ़ाने में भी हेल्प मिलती है। आपको ये तय करना होगा कि आपके स्टार्टअप के लिए किस तरह की वेबसाइट बेनिफिशियल रहेगी। अगर आप प्रोडक्ट और सर्विसेज की खाली इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो एक डायनेमिक वेबसाइट डेवलप करें। आप अपने अकॉर्डिंग स्टार्टअप के लिए वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर को हायर करें जो आपके आइडिया को HTML या CSS फाइल में कन्वर्ट करे, वेबसाइट बनाए। डे 19 में बात करेंगे कि स्टार्टअप के लिए सोशल मीडिया प्रेजेंस क्यों इंपॉर्टेंट है। आज की दुनिया में 1/3 पीपल्स डेली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं। स्टार्टअप्स के लिए सोशल मीडिया पर मौजूदगी टाइम की रिक्वायरमेंट है। जिस स्पीड से लोग हर दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फ्यूचर में सभी तरह के कम्युनिकेशन से सबसे बड़ा और रिलायबल प्रमोटर साबित होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप एक्सपेक्टेड कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो स्टार्टअप के तौर पर सोशल मीडिया पर प्रेजेंस जरूरी है। 90% मार्केटर्स और एंटरप्रेन्योर्स समझते हैं कि सोशल मीडिया पर प्रेजेंस से स्टार्टअप ब्रांडिंग आसान होने जाती है। नाउ मूव करते हैं डे 20 की तरफ। तो डे 20 में आपको अपने स्टार्टअप के लिए लोकेशन ढूंढनी है। तो किसी भी नए स्टार्टअप के लिए चूज की गई प्लेस सबसे इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर आप रिटेल शॉप या रेस्टोरेंट खोलना है। एक परफेक्ट लोकेशन अपने स्टार्टअप के लिए ढूंढना मतलब है कि आपने अपने बिजनेस ग्रोथ का 90% काम कर लिया है। इससे आपके बिजनेस की लॉन्ग टर्म ग्रोथ और एनवायरनमेंट इंप्रूव होगा। अब 30 डेज चैलेंज के लास्ट वीक में, जिसका नाम है ग्रोथ एंड स्केलिंग वीक,
इसमें डे 21 में बात करेंगे अपना ऑफिस सेटअप और लोकेशन एग्रीमेंट के बारे में। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ऑफिस कैसे सेटअप करें तो अपने स्टार्टअप की नीड का एनालिसिस करें और अपने अवेलेबल बजट के हिसाब से प्लानिंग करें। एक बार जब आपके पास प्लान बन जाए तो ऑफिस स्पेस के ऑप्शन ढूंढना शुरू करें और उन्हें बुकमार्क करें और उसके अकॉर्डिंग अपनी फ्लोर प्लान डिजाइन करें। इसके बाद अपने नेटवर्क और फोर सिस्टम प्रोवाइडर को सिलेक्ट करें और अपनी टीम को नेसेसरी फर्नीचर इंस्ट्रूमेंट्स के साथ उनको स्पेस प्रोवाइड करें। डे 22 में बात करेंगे हायरिंग स्टाफ के बारे में। तो किसी भी स्टार्टअप फाउंडर के लिए अपने पहले एम्प्लॉय को हायर करना एक नोटेबल माइलस्टोन है। हालांकि ये एक चैलेंजिंग टाइम भी है। अगर आप सही लोगों को हायर करते हैं तो आप अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने और अपने प्रोडक्ट्स को ग्रो करने के लिए नेसेसरी स्किल्स और एक्सपीरियंस स्टाफ लाएंगे। लेकिन अगर आप गलत एम्प्लॉय को हायर करते तो आपकी कंपनी की ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकती है। डे 23 में अब आपको अपने स्टार्टअप को कैसे प्रमोट करना है इसके बारे में बताएंगे। अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चैलेंजिंग हो सकता है। अब कॉम्पिटिटिव मार्केट में कंपटीशन करना सबसे कठिन समय की तरह फील होता है क्योंकि बायर्स कंट्रोल होते हैं और कस्टमर्स आपसे कांटेक्ट करने से पहले आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। कंपटीशन पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन रुकिए, आप इस प्रोसेस को एक बेनिफिशियल बना सकते हैं। अगर आप अपने स्टार्टअप को ग्रो करना चाहते हैं तो आपको मार्केटिंग यूनिक करनी होगी। अब डे 24 चैलेंज में आपको एक बैंक अकाउंट चूज करना है जिसमें आप अपने स्टार्टअप के लिए करंट अकाउंट खोलेंगे। लेकिन करंट अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहले आपको बैंक के रूल्स और रेगुलेशन को पढ़ना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के साथ साथ पेमेंट बैंक्स को 5 करोड़ से ज्यादा बैंकिंग रिस्क वाले स्टार्टअप को करंट अकाउंट खोलने को मैंडेटरी किया। हालांकि 5 करोड़ रुपए से कम से बैंकिंग रिस्क वाले यूएन स्टार्टअप द्वारा करंट अकाउंट खोलने पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डे 25 चैलेंज में आपको अपने लिए स्टार्टअप के बिजनेस कार्ड डिजाइन करवाने, क्योंकि बिजनेस कार्ड आपके स्टार्टअप में अहम भूमिका निभाता है। बिजनेस कार्ड की मदद से आप एक नेटवर्क बना सकते हैं जो सेल्स को बढ़ाने में हेल्प करेगा। बिजनेस कार्ड एक तरह से स्टार्टअप की ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है। डे 26 चैलेंज में आपको बस एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर से अपने स्टार्टअप की जरूरतों के हिसाब से फ्लायर्स और ब्रोचर डिजाइन करवाने। ब्रोचर और फ्लायर्स मार्केटिंग प्रमोशन का एक किफायती तरीका है। इन्हें बनाना आसान है जिससे आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्लायर्स स्टार्टअप के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। अब आपको डे 27 चैलेंज में इनॉग्रेशन प्रोग्राम की प्लानिंग करनी है, जिसमें आपको ये डिसाइड करना है कि आप कितने लोगों को इन्वाइट करेंगे, चीफ गेस्ट कौन होगा, प्रोग्राम की शुरुआत कौन करेगा। इन क्वेश्चंस के जवाब ढूंढकर टू डू लिस्ट तैयार करें ताकि इनॉग्रेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब आपको डे 28 चैनल में एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर की मदद से इनॉग्रेशन इन्विटेशन बनाना है, क्योंकि इन्विटेशन कार्ड सभी मार्केटिंग टूल में यूज किया जाने वाला यूजफुल टूल है जो स्टार्टअप गोल्स को अचीव करने में आपकी हेल्प करता है। डे 27 चैलेंज में आपको एक टू डू लिस्ट तैयार करने के लिए कहा गया था, जिसमें आपसे ये लिखने के लिए कहा गया था कि आप अपने स्टार्टअप के इनॉग्रेशन में कितने लोगों को इन्वाइट करेंगे। तो अब आपको डे 28 चैलेंज टास्क में बनाए गए टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग लोगों को इन्वाइट करना शुरू करना है। आप जितने ज्यादा लोगों को इनॉग्रेशन के लिए इन्वाइट करेंगे, इनॉग्रेशन के दिन आपके पास विजिटर ज्यादा होंगे। नाउ डे 30 में सेल शुरू करें। अब जब आपके सारे टास्क पूरे कर लिए हैं तो अब आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। स्टार्टअप शुरू करने के बाद सबसे टफ सिचुएशन होती है सेल्स, इसलिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे नेटवर्क बनाना, रेफरल पर फोकस करना, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग स्ट्रेटजी का यूज करना और साथ ही साथ प्रोडक्ट सेल्स और फर्स्ट कस्टमर के लिए स्टार्टअप की ऑनलाइन प्रेजेंस पर फोकस करना। इन स्टेप की हेल्प से आप सेल्स शुरू कर पाएंगे। The final week is all about turning dream into a reality. So now कुछ ऐसे क्वेश्चन उठाते हैं जो एक फाउंडर के मन में आ सकते हैं अपने स्टार्टअप को शुरू करने को लेकर। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है क्या हो कि आपके पास बिजनेस आइडिया ना हो, तो आपको एज ए एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर शांत मन से सोचना है कि व्हाट एक्साइट्स यू टू डू स्टार्टअप एंड फॉलो द एक्सरसाइज इन वीक 1. Second question, what tools do I need to for this challenge? Simple, where just a notebook, internet access and dedication. Third question, how much time should I invest really? So 30 to 60 minutes a day is enough. आपको कंसिस्टेंट रहना है, छोटे छोटे एक्शंस डेली लेना है जो आपको बिग रिजल्ट अचीव करने में हेल्प करेगा। फेलियर से नहीं डरना है, ये तो लाइफ का पार्ट है। फेलियर से सीखना है और आगे बढ़ते रहना है। नाउ इट्स योर टर्न। डाउनलोड द ई बुक, follow along with daily challenges and watch your idea transform into something real.
Share your progress in the comment section or tag me on social media. I would love to cheer you on. You can download the ebook on Amazon with the name of 30 Days Startup Challenge by Shivam Nigam. Link आपको मेरे description में मिल जाएगा. You have the different power to build something amazing. Let this 30 days challenge your starting point. Remember, the best time to start is now. Let's make it happen together. Subscribe my YouTube channel for more updates.